ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, आपके जो है मेमोरी पे आधारित यानी कि याददाश्त पे आधारित था। ठीक, बोला गया है कि द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु तथा अणुओं के द्रव्यमान को नापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? कमेंट करें कि आपने क्या जवाब किया। ठीक है, अपना जवाब भी साथ साथ लिखते रहेंगे, आप सॉल्व भी करते रहेंगे। तो सी इसका सही जवाब था। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? परमाणुओं तथा अणुओं के द्रव्यमान को नापने के लिए। तो ये याददाश्त पे आधारित क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन था कि जो याद है उसके हिसाब से इसको टिक करना था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि ये आपके जो है कॉन्सेप्ट पे आधारित है। थोड़ी सी इसमें जो है आपको दिमाग लगाना था। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कण सीधी रेखा में गतिमान है, इसका विस्थापन समय t के साथ एक्स स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी के साथ संबंध रखता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये रिलेशन है। तो आपको बताना था कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा। ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे, फटाफट जो है कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव इसमें करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, देखो यहीं से देख लो, ये जो टर्म है इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2x dx by dt, 2x dx by dt, और ये हो जाएगा आपका 2at, और b तो 0 हो गया क्योंकि a और b कांस्टेंट है। तो ये 2 से 2 गया है यहां से, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा x dx by dt, x ds by dt इज इक्वल टू 80। लेकिन dx by dt तो वेलोसिटी है, पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसका अवकलन कर दो एक बार। तो यहाँ x है और dx by dt है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है सब। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो dx by dt, और सेकंड भी dx by dt है, तो इसका स्क्वायर चलता रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का जो है डिफरेंशिएशन d2x by dt स्क्वायर, और यहाँ आपके पास बचेगा a। ठीक है, at का क्या हो जाएगा? आपका a हो जाएगा। d2x by dt स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यही है इसका एक्सेलरेशन। तो एक काम करें, इसको उधर ले जाते हैं और x को डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा आपका a माइनस, ध्यान से देखिए, dx by dt का स्क्वायर। सॉल्व करवा के करवाऊंगा पूरा मॉक, ठीक है, डायरेक्ट कोई भी आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, a माइनस dx by dt का स्क्वायर, और अपॉन में ये x चला जाएगा, इसके डिवाइड में कौन चला जाएगा? x। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बताइए? ये वैल्यू हो गई आपकी, ये जो वैल्यू आ गई ये किसकी आ गई? d2x by dt स्क्वायर के बराबर आ गई। लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो उसके लिए आपको dx by dt का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब dx by dt का वैल्यू क्या आया था? ध्यान से देखिए, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया था तो आपके पास आया था x dx by dt इज इक्वल टू 80 आया था ना। ठीक है, तो dx by dt का वैल्यू 80 by x, dx by dt का वैल्यू क्या है? 80 by x। तो यहां आप रख दीजिए उसकी वैल्यू। ठीक है, dx by dt की वैल्यू रख देंगे 80 by x, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझना होगा कि अगर आप ऊपर से a कॉमन ले ले और एलसीएम लेके x को नीचे भेज दें, तो देखिए ध्यान से देखिए क्या बनेगा। अगली टर्म देखिए क्या बनने वाली है, मैं ए बी कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, और अपॉन में बचेगा आपका एक्स का क्यूब। क्या ये बनेगा? ठीक है, अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर तो बी के इक्वल है, तो यानी कि ये हो गया ए बी बाय एक्स क्यूब। तो ये था आपका एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती है? 1 बाय एक्स क्यूब इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 बाय एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जल्दी बताइए क्या यही आंसर आ रहा है? सभी ने लॉजिक लगाया। थोड़ा मैंने बताया 25 में से 3 सवाल ऐसे होंगे जो थोड़े करने वाले होंगे। ठीक है, बाकी लगभग 21 क्वेश्चन लगभग आपके ऐसे होंगे, ठीक है, 20 या 21 क्वेश्चन जो सीधे सीधे आप कर पाओगे। चलिए भाई आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, और फिजिक्स का थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है?
A hockey player is moving northward and suddenly turns westward with the same speed. Avoid an opponent. The force that acts on the player is. एक हॉकी का खिलाड़ी जो कि उत्तर दिशा में गति कर रहा है, अपने विरोधी खिलाड़ी से बचने के लिए उसी वेग से पश्चिम दिशा में अचानक मुड़ जाता है. खिलाड़ी पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग वेस्टवर्ड, घर्षण बल लगेगा पश्चिम दिशा में. ठीक है. मसल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट, मांसपेशी बल लगेगा आपका जो है दक्षिण दिशा में. और फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट, घर्षण बल लगेगा आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में. और मसल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट और मांसपेशी बल लगेगा दक्षिण और पश्चिम दिशा में. देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझना होगा इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो लॉजिक पकड़ लो पहले. ठीक है. लॉजिक एक लॉजिक याद रखें कि ग्राउंड पे जब भी मोशन होती है, ठीक है, कोई भी चीज जब ग्राउंड पे चलती है तो वो किसकी वजह से होती है? वो फ्रिक्शन, वो रिएक्शनरी फोर्स होता है. और वो कैसा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है. कैसा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है. अगर आप ग्राउंड पे दौड़ पा रहे हैं या चल पा रहे हैं तो ये पॉसिबल है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. अब यानी कि फ्रिक्शन इसका आंसर है. कि फ्रिक्शन दो जगह आया है, फ्रिक्शन ऊपर भी आया है, फ्रिक्शन नीचे भी आया है. अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा किसका? वेक्टर का. ठीक है. आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना कि कंसेप्ट भी आएगा भाई, ऐसा नहीं होगा कि बिना कंसेप्ट के आएगा. सबसे पहले वो किस दिशा में जा रहा था? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था. तो पॉइंट बना लो इस तरह से. ये पॉइंट बना लिया कि ये जा रहा था, ये मान लो O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो ये पहला वेक्टर हो गया. ठीक है. अब उसके बाद अचानक से वो मुड़ जाता है. अचानक से कहां मुड़ जाता है? वो अचानक से मुड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन में मुड़ता है? वो मुड़ जाता है आपका, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में. तो ये मान लो मैं इसको जो है OB ले लेता हूं. इसे मैं क्या ले लेता हूं? OB ले लेता हूं. अगर मैं यहां पे एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं, लॉजिक समझ लीजिए, प्यारा क्वेश्चन है. अगर मैं ऐसे वेक्टर ड्रॉ करूं तो मान लीजिए मैं ये कहूंगा कि वेक्टर OA, ठीक है, वेक्टर OA, देखिए, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर AB बराबर होगा वेक्टर OB के. ट्राइंगल लॉ लगा दीजिए वेक्टर एडिशन का. तो वेक्टर AB किसके बराबर होगा? वेक्टर AB. OB किसके बराबर है? OB तो आपका फाइनल मोमेंटम होगा. जो अंतिम संवेग होगा वो ये दिशा होगी और प्रारंभिक संवेग की दिशा ये है. तो AB आएगा आपका P2 माइनस P1 के बराबर. यानी कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है उसी डायरेक्शन में लगता है फोर्स. अब अगर ये डायरेक्शन कौन सी है? अगर ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है. ठीक है. यानी कि तो ये वेक्टर देखिए OB किस डायरेक्शन में? ये है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा. फटाफट बताइए, कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे इस क्वेश्चन को करना था? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन था, याद कर लेंगे, टपक सकता है सीधा का सीधा एग्जाम में. ठीक है. देखिए, बिना कॉन्सेप्ट के, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करना मैं बार बार मना करता हूं. ठीक है. लॉजिक क्लियर होना चाहिए. ठीक है. लॉजिक क्लियर होना चाहिए. ठीक. लॉजिक क्या था कि भाई नॉर्थ था और एक था आपका वेस्ट डायरेक्शन में. ट्राइंगल लॉ लगाना था. चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग की आपको चेंज बताना था. ठीक है. जो संवेग परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, जिस दिशा में संवेग परिवर्तन होता है उसी दिशा में बल आरोपित होता है. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. जिसको ये अभी 23 ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, काइनेमैटिक्स जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में समझाएंगे. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए. 30 मीटर डीप वेल. ये कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है. ये है कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम. ये लॉजिकल नहीं है. इसमें सिर्फ गुणा भाग गणित लगाना था आपको. ठीक है. गुणा भाग और गणित लगाना था. चलिए रिपीट कर दूंगा, कोई नहीं. नितेश तोमर जी बात अभी रिपीट कर दूंगा मैं उसे. चलिए अब आगे देखिए क्या है. 30 मीटर डीप वेल, एक कुआं है भाई, 30 मीटर गहरा कुआं है. ठीक है. हैविंग वाटर अप टू 15 मीटर, 15 मीटर तक उसमें पानी भरा हुआ है. ठीक है. इंजन इवैक्यूएट इट इन 1 आवर. ये जो एक इंजन हम लोग लगा रहे हैं उसको 1 घंटे में खाली कर देता है कुएं को. ठीक है. द पावर ऑफ द इंजन, इंजन की पावर क्या होगी? इफ द डायमीटर ऑफ द वेल इज 4 मीटर. अगर कुएं का जो व्यास है वो 4 मीटर रहा हो. तो ये सवाल आपको दिया गया था. सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमें जो
इंजन हम लोगों ने लगाया वो कितना पानी खींचेगा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। सबसे पहले पानी उसके अंदर कितना है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, फटाफट देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, मास निकाल लीजिए, चलो मास निकाल लीजिए, द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो द्रव्यमान क्या होता है आपका, आयतन गुणा घनत्व होता है। ठीक है, एसआई सिस्टम में पूरी कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, अब सिलेंडर का आयतन कितना होता है, यानी कि कुआं एक सिलेंडर है, एक बेलन है, तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो पाई यहां मैं पाई को पाई रखूंगा, आर का स्क्वायर, डायामीटर था 4, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, मैं सीधे सीधे कर रहा हूं ध्यान दीजिए, पाई आर का स्क्वायर, रेडियस हो गई कितनी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। कितना कितना भरा हुआ है, 15 मीटर पानी भरा हुआ है उसके अंदर। कितना भरा हुआ है पानी, 15 मीटर तक भरा हुआ है, तो गुणा गया 15, हाइट 15 हो गई। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम। अब इनटू डेंसिटी से कर देंगे तो पानी का घनत्व कर देंगे 1000, पानी का घनत्व क्या कर देंगे 1000। ठीक है, अब एक काम करेंगे तो ये मास आ गया। अब दूसरी बात समझनी होगी कि किस हाइट तक। देखिए पहले कुआं कितना गहरा है, 30 मीटर गहरा है और 15 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो एवरेज हाइट आपको यहां लेनी थी इस क्वेश्चन में। तो एवरेज हाइट, किस हाइट तक काम किया जाएगा, तो 30 प्लस 15/2, 30 प्लस 15/2 ये आएगा आपका 22.5 मीटर। कितना आएगा, 22.5 मीटर। कॉन्सेप्ट देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है भाई, शक्ति बराबर होता है, ठीक है, किया गया काम, तो किया गया काम होगा mgh और बटे गया कितना समय, तो t आप डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, तो mgh, m आपके पास आ ही गया है, पाई गुणा 4 गुणा 15 गुणा गया 1000, g ले लीजिए 10। ठीक है, h कितना ले लेंगे 22.5 ले लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, t से, तो t है 1 घंटा, तो टोटल टाइम हो गया 3600 सेकंड। गुणा भाग करेंगे तो किलोवाट में आपको आंसर करना था, जल्दी बताइए, किलोवाट में आंसर आएगा 11.55। आप इसकी गुणा भाग कर लेंगे तो 11.55 आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि ये कुआं था, लेकिन कुएं में पानी इतना भरा हुआ था। ठीक है, तो अगर ये देखिए टोटल जो है, टोटल गहराई कितनी 30 और 15 तक पानी भरा हुआ था, तो आपको एवरेज हाइट लेनी थी 22.5। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें लेते हैं एवरेज हाइट। 30 प्लस 15/2 22.5 आ गया, और पानी का मास मैंने पहले निकाल ही लिया था, वॉल्यूम निकाला पहले, आयतन निकाला, उसको घनत्व से गुणा कर दिया, तो मेरे पास उसका क्या आ गया, द्रव्यमान यानी कि मास आ गया। अब यानी कि इतने इतने मास को ऊपर उठाना है, तो किया गया कार्य कितना होगा, mgh होगा, और 1 घंटे में इंजन काम करता है, यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक है, गुणा भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, पावर के लिए आप उसको इजिली आंसर कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करेंगे, अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन ईच ऑफ देम हैज द सेम मास एंड सेम रेडियस। ठीक है, निम्न में से किसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होगा यदि सभी की त्रिज्या और सभी का द्रव्यमान समान हो। सभी की त्रिज्या और सभी का द्रव्यमान क्या हो, समान हो। तो ये है डेटाबेस क्वेश्चन, आपको याद रखना है अलग अलग चीजों का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ज्यादा बड़ा लॉजिक इसमें नहीं लगना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, किसी वलय का उसके व्यास के परितः। तो किसी भी रिंग का, अगर मेरे पास कोई रिंग है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये कोई रिंग है मेरे पास, सपोज ये कोई रिंग है, ठीक है, और इस रिंग का जो, ये रिंग देख सकते हैं आप, ठीक है, इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट वो कितना होता है, mr² होता है, और डायामीटर, ठीक है, व्यास के परितः कितना होता है, व्यास के परितः याद करेंगे 1/2 mr² होता है। क्या होता है भाई, 1/2 mr²। अब है डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, किसी चकती का उसके व्यास के परितः। तो चकती का, अगर मैं डिस्क की बात करूं, ठीक है, अगर मैं डिस्क की बात करूं, किसी चकती का उसके व्यास के परितः, मान लीजिए चकती इस तरह से, ये तो रेक्टेंगल है, खैर गोल गोल है, और इसके परितः उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ये होता है 1/2 mr²। लेकिन व्यास के परितः, डायामीटर के परितः कितना होता है, डायामीटर के परितः होता है 1/4 mr²। क्या होता है, 1/4 mr²। अब आगे देख लो, आगे क्या क्या है आपके पास, आपके पास है होलो स्फेयर, आपके पास क्या है, होलो स्फेयर, ठीक है, खोखला गोला। तो खोखले गोले का होता है 2/3,
ठीक है, 2/3 mr²। खोखले गोले का क्या होता है, 2/3 mr²। और फिर है सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अबाउट इट्स डायमीटर। तो सॉलिड स्फीयर यानी कि ठोस गोला, तो ठोस गोले का होता है 2/5 mr²। तो पूछा है अधिकतम किसका होगा, तो अधिकतम होगा 2/3, ये आएगा लगभग 0.6 के बराबर। तो सबसे मैक्सिमम होगा किसका, होलो स्फीयर का, उसके डायमीटर के परितः। सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन था, याद अगर चीजें हैं तो टिक मारना था, याद नहीं है तो याद करके जाइएगा, ठीक है। ऐसा सवाल आपको मिल सकता है। जल्दी बताइए, क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है कि भाई डेटाबेस क्वेश्चन था, ठीक है। बस कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे किसमें, होलो में और सॉलिड में। तो होलो में 2/3 आता है और सॉलिड में 2/5 आता है, ये आप याद करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन किस किस का सही है फटाफट बताओ कमेंट करके, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया। चलते हैं कैपलर के नियम के पास, ठीक है। कह रहा है कि कैपलर का जो सेकंड लॉ है वो कॉन्सिक्वेंस है। कैपलर का दूसरा नियम आधारित है, किस चीज पे आधारित है भाई, कैपलर का दूसरा नियम किस चीज पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम गलत, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सही, ठीक है। कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा सी। ये आधारित है, किस चीज पे आधारित है, यह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, लॉजिक नहीं है कुछ भी, सिंपल एक लॉ है, उस लॉ को याद अगर रखा था, ठीक है, तो आंसर कर पाएंगे एग्जाम में। मैं आपको बताते चल रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस टेस्ट का है, ठीक है। सीधा मेमोरी का मतलब है कि याद किया हुआ है तो टिक करेंगे, याद नहीं है तो गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 पे, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तर्क तर्क पर आधारित है, ठीक है, ये तर्क पर आधारित है। चलिए आगे बात करते हैं। कैपलर का जो पहला नियम है, पहला नियम ऑर्बिटल, वो बताता है ऑर्बिटल स्पीड को बताता है, ठीक है। वो उसकी जो है ऑर्बिट, उसको हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, पहले लॉ को। आइए इस पे आइए, आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्टील एंड कॉपर, ठीक है। एक दो स्प्रिंग है आपके पास, एक स्टील का स्प्रिंग है और एक कॉपर का स्प्रिंग है, ठीक है। और यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है, स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है, किसकी तुलना में, कॉपर के तुलना में, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, ठीक है। आर इक्वली स्ट्रेच, यहां कंफ्यूज हो जाएंगे सब, ठीक है, यहां कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। आर इक्वली स्ट्रेच्ड का मतलब क्या है, अगर यहां बोला होता दे आर स्ट्रेच बाय इक्वल अमाउंट तो सबके लिए डेल्टा एल सेम होता, लेकिन आर इक्वल स्ट्रेच का मतलब है फोर्स समान है, ठीक है, लगाया गया बल समान है। यही यही इस क्वेश्चन का जो है लॉजिक है, यहीं से आपको इसको तोड़ के आंसर करना था, ठीक है। तो यहां देखिए बोला गया समान रूप से खींचा जाता है, तो समान रूप से खींचने का मतलब कतई ये नहीं है कि डेल्टा एल समान है। समान रूप से खींचने का मतलब क्या है कि भाई उनके लिए जो एफ का वैल्यू है, जो फोर्स का वैल्यू है, वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है, हम समझते हैं कि भाई कैसे इसको करेंगे। तो वर्क डन होता है, याद करेंगे मेरे साथ, वर्क डन होता है फोर्स इनटू एक्सटेंशन। बेटा ये फॉर्मूला याद करके जाना, ठीक है। इलास्टिसिटी में किसी भी कंडीशन में अगर हम लोग उसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो किया गया जो कार्य होता है वो लगाया गया बल गुणा गया विकृति, ठीक है, कितना वो विकृत हो गया है, ठीक है, मतलब एक्सटेंशन, इसको आप प्रसार कह सकते हैं, कितना एक्सटेंड हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर एफ सबके लिए सेम है, अगर एफ दोनों के लिए सेम है, तो डब्लू का मान सीधा सीधा डेल्टा एल पे निर्भर करेगा। डब्लू का मान सीधा सीधा जो है किस पे निर्भर करेगा, डेल्टा एल पे निर्भर करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डब्लू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा एल के। लेकिन ये डेल्टा एल वाई के साथ कैसे संबंध में, बस यही था इसका लॉजिक, ठीक है। ये लॉजिक अगर पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि y बराबर होता है एफ अपॉन ए, y बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए, ठीक है, एल गुणा गया डेल्टा एल, एल गुणा गया डेल्टा एल। समान है, स्प्रिंग समान है, तो लेंथ बराबर एरिया बराबर, फोर्स भी समान है, तो यानी कि डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यंग मॉडुलस के। डेल्टा एल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, यंग मॉडुलस के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि W इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यंग मॉडुलस के लिए, यानी कि जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसके लिए किया गया काम कम होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, लेस वर्क डन इन स्टील आएगा,
क्योंकि स्टील का वर्क डन ज्यादा है और स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है, तो उसके लिए किया गया काम क्या होगा, कम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी। लॉजिक मैंने बताया कि किस लॉजिक से आपको इसको करना था, ठीक है। स्टील और रबर में क्या होगा भाई, स्टील और रबर की हम बात करेंगे तो रबर के लिए अगर हम यंग मॉडुलस की बात करेंगे तो उसके लिए यंग मॉडुलस कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी में समझाने की कोशिश कीजिए। चलिए बता रहे हैं, तो हमने ये कहा कि किया गया जो कार्य होता है वो 1/2 लगाया गया बल गुणा गया लंबाई में वृद्धि होता है, ठीक। अब हमने कहा कि सभी स्प्रिंग को समान रूप से खींचा गया है, तो लगाया गया जो बल होगा वो समान होगा, तो यानी कि किया गया कार्य लंबाई में परिवर्तन के सीधे अनुक्रमानुपाती होगा। फिर हमने आपको बताया कि भाई स्प्रिंग के लिए जो लंबाई में वृद्धि है वो उसके यंग प्रत्यास्था गुणांक के व्यतक्रमानुपाती है, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए किया गया कार्य कम होगा। तो ये इसका लॉजिक था, इस लॉजिक से हमने इसको किया। चलिए किस किस का सही हुआ भाई ये क्वेश्चन, कितने लोगों ने सही किया कमेंट करेंगे फटाफट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो किचन वाला क्वेश्चन आ गया। व्हेन कुकिंग ऑयल इज हीटेड इन फ्राइंग पैन, ऑयल मूव अराउंड इन द पैन मोर इजिली व्हेन इट इज हॉट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब किसी बर्तन में तेल को डाला जाता है, खाना बनाने का तेल, ठीक है, तो जब उसे गर्म करते हैं वो तो आसानी से फैल जाता है। तो क्यों फैलता है ये, ठीक है। द मेन रीजन फॉर दिस दैट, ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज इन, तो इसका मुख्य कारण यह है, यह मुख्यतः होता है क्योंकि तापमान के साथ में कमी होती है। किस में कमी होती है ये आपको बताना है। वो कह रहा है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान के साथ किसी एक चीज में कमी हो जाती है। तो किस चीज में कमी हो जाती है भाई, श्यानता में कमी हो जाती है, विस्कोसिटी में कमी हो जाती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी में कमी श्यानता में कमी की वजह से, ठीक है, श्यानता में कमी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्कुल जिन्होंने थ्योरी क्लास पढ़ा हुआ है उन सबको बताया था मैंने। 29, तो इसीलिए मैं कहता हूं थ्योरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मॉक मॉक करके काम चल जाएगा, या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन करके काम चल जाएगा, मेरे हिसाब से 50% प्रिपरेशन होएगी बस, ठीक है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 50% प्रिपरेशन होगी, 50 की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन अगर आपको 100% प्रिपरेशन करना है तो शाम को 4 बजे आपको थ्योरी का क्लास अटेंड करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप थ्योरी का क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, 2 रॉड है आपके पास, 2 छड़ है, ठीक है, समान उनकी लंबाई है और समान उनका क्या है, डायमीटर यानी कि व्यास है। थर्मल कंडक्टिविटी 3 एंड 4 यूनिट, एक की थर्मल कंडक्टिविटी 3 यूनिट है, 3 इकाई, और दूसरे की तापीय चालकता गुणांक कितना है, 4 है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब तापीय चालकता, ठीक है। इफ दे आर ज्वाइंड इन सीरीज, अगर उनको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दें, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इन द गिवन यूनिट्स वुड बी, तो दी गई इकाई में या दी गई यूनिट में आपको समतुल्य तापीय चालकता बतानी है। समतुल्य तापीय चालकता यानी कि इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट जो है आपको थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है, समतुल्य तापीय चालकता। लॉजिक क्या है मैंने बताया था, ठीक है, लॉजिक क्या है मैंने बताया था। क्या लॉजिक है क्लास, जिसको याद है मैंने बताया था, जिसको याद नहीं वो भी सीख लो कि अगर 2 चीजें हैं आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास 2 रॉड हैं, ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूं डायरेक्ट कुछ नहीं बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा। 2 रॉड हैं, 2 रॉड को आपने सीरीज में जोड़ रखा है, ठीक है, इसकी लंबाई अगर D1 है, इसकी लंबाई अगर आपकी D2 है, और इसका तापीय चालकता गुणांक K1 है, इसका K2 है, तो आंसर आया था K बराबर कितना आया था, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2, और ये आया था आपका D1 बाई K1 और प्लस D2 बाई K2। ये फॉर्मूला इस पे लगना है सीधे सीधे, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसकी लंबाई x ले लो, इसकी लंबाई भी x ले लो, ठीक है। इस पहले वाले का तापीय चालकता गुणांक कितना है, 3 है, इसका 3 यूनिट है, ठीक है। पहले वाले के लिए तापीय चालकता गुणांक कितना है, 3 है, और दूसरे वाले के लिए तापीय चालकता गुणांक कितना है, 4 है। तो आंसर फटाफट आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, एक्स बटे 3 प्लस एक्स बटे 4, तो ऊपर हो जाएगा 2x, नीचे कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 ऊपर जाके 24 हो जाएगा,
क्योंकि 2 पड़ा हुआ ऊपर, 24 का x हो गया, नीचे हो गया 4 और 3 7x हो गया। ठीक है, x से x काटो, 24/7 करो, 7 3 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट में एक ये है, तो 3.43 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3.43 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। ठीक है, लॉक कर दिया भाई, ए को लॉक कर दिया, ये आपका सही जवाब था 3.43। देखिए ये फर्क पड़ता है थ्योरी का क्लास अटेंड करने से। ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ाते हैं, जब किसी चैप्टर का जो है पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये बीच बीच के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ये सिखाए जाते हैं। ठीक है, और आपको सीधा सवाल में लगाना था। ठीक है, सीधा सवाल में लगाना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक, चलिए भाई आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह पैरेलल का भी मैंने आपको बताया था, तो पैरेलल वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगले मॉक में डालने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। व्हेन द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन, देन द रूम टेम्परेचर, ठीक है, स्टार्ट्स। यदि किसी फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? ठीक है, फ्रिज यानी कि प्रशीतक कहते हैं हिंदी में इसको, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, पहले ठंडा होगा बाद में गर्म हो जाएगा, ना तो ठंडा होगा ना ही गर्म हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या आंसर आने वाला है? ठीक है, हॉट अप, कूल अप, ठीक है, या फर्स्ट कूल देन हॉट, या फिर नीदर कूल डाउन और नॉर हीटेड अप। ठीक है, आंसर देखिए क्या है। ठीक है, आंसर को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा लॉजिक। मैं बार बार कहता हूं, बिना लॉजिक के पढ़ रहे हो, गलती कर रहे हो, फिजिक्स में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मेरी भी लगभग जो है आधी उम्र चली गई है फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि बिना तर्क के, बिना लॉजिक के फिजिक्स पढ़ना सीधा सीधा बेवकूफी है। ठीक है, ऐसे तो कभी फिजिक्स याद ही नहीं होगी, कभी कभी समझ में नहीं आएगी। लॉजिक समझो, इसका आंसर बहुत लोगों का सही है, लेकिन लॉजिक क्या था जरा ध्यान से समझ लेते हैं। लॉजिक को समझे। हीट, भाई रेफ्रिजरेटर क्या है, फ्रिज है क्या, फ्रिज किसे कहते हैं? फ्रिज किसे कहते हैं? जो ठंडी वस्तु से गर्मी लेता है। ठीक है, ठंडी से गर्मी लेता है, ठंडी से गर्मी लेता है और किसको देता है? गर्म को देता है। ठंडी से लेता है और किसको देता है? गर्म को लेता है। लेकिन कब कब देता है? कब देता है भाई? जब इस पे कुछ काम किया जाता है, जब इस पे कुछ काम किया जाता है। तो इंजन और फ्रिज में, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या अंतर है? हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में अंतर है कि इंजन हमें काम देता है और रेफ्रिजरेटर पे काम करना पड़ता है। तो अगर आप किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दें तो वो क्या करेगा? वो कमरे से गर्मी लेगा, लेकिन उसका जो पंप है, उसका जो पंप है, ठीक है, वो जो उस पे जो काम किया जा रहा है, तो वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। यानी कि जो शक कर रहा है, ली गई ऊष्मा अधिक होगी किसकी तुलना में? दी गई ऊष्मा की तुलना में। तो कमरा हो जाएगा आपका गर्म, हॉटेड अप हो जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा। ये इसका लॉजिक था। ठीक है, अगर आप फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग जो है हीट पंप भी कहते हैं, बहुत लोगों को नाम भी पता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका लॉजिक क्या था कि कमरा गर्म क्यों होगा? भाई अगर कमरा ठंडा होता तो फिर एसी बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, फिर तो हम फ्रिज लेके आते और जब हमें गर्मी लगती तो दरवाजा खुला छोड़ देते उसका और कमरा ठंडा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, कमरा गर्म हो जाएगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोबारा समझा दे तो सिंपल इतना समझ लो कि जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दोगे तो जितनी वो गर्मी लेगा वो गर्मी कम होगी, जितनी वो गर्मी देगा उसकी तुलना में, मतलब रिजेक्टेड अमाउंट, जो वो रिजेक्ट करेगा हीट, वो ज्यादा होगी और एब्जॉर्ब कम होगी। तो अल्टीमेटली कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है गुणा भाग करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड। कैसा क्वेश्चन है भाई? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए सीधा सीधा सूत्र पे आधारित है, गुणा भाग करके आपको आंसर निकालना था। बोला गया है कि इफ अ कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट, ठीक है, देन इट्स एफिशिएंसी विल बी। एक कार्नोट इंजन शीतलन बिंदु तथा वाष्प बिंदु के मध्य काम कर रहा है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? भाई कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है नीटा बराबर 1 माइनस T2 बाई T1। क्या होती है? 1 माइनस, ठीक है, T2 बाई T1। T2 क्या होता है? T2 होता है ठंडी वाली वस्तु, ठंडे वाले का तापमान, और T1 क्या होता है? गर्म वाले का तापमान। तो ठंडा यहाँ कितना ठंडा है? ठंडा यहाँ कितना ठंडा है भाई? आइस पॉइंट है, ठीक है, शीतलन बिंदु है। तो T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 0 डिग्री प्लस 273, जोड़ना ना भूलें,
तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। और T1 क्या है आपका? T1 है आपका गर्म वाला, ठीक है, स्रोत यानी कि कहेंगे, सोर्स कहेंगे जिसको हम, तो वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है, वो है वाष्प बिंदु पर, स्टीम पॉइंट। T1 कितना होगा? 100 में 273 जोड़ना ना भूलें, तो ये हो जाएगा 373, ठीक है, केल्विन में चेंज करना ना भूलें, रख दो यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, ऊपर कितना आएगा? 273, नीचे कितना आएगा? 373, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ऊपर बचेगा 100, 100 बटे 373, 100 बटे कितना आपका? 373, गुणा करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। भाग करने के बाद किसमें किसमें कर लेंगे भाई? ठीक है, भाग भाग करने के बाद उसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 26.8 आपका आंसर आएगा। 26.8% इसका एफिशिएंसी होगा, ठीक है। ये इसका लॉजिक था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा सीधा सूत्र लगाना है, सीधे सीधे सूत्र लगाना है, ठीक है, याद रखें इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कुकिंग गैस, ये लो भाई, कुकिंग गैस कंटेनर, cooking gas containers are kept in a lorry moving with uniform speed. The temperature of the gas molecule inside will, एक रसोई गैस पात्र एक चलती हुई गाड़ी में रखा जाता है, जब गैस के अणुओं का तापमान क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने कंधे पे लेके भागा था मैं किसी चीज को, थ्योरी की क्लास जिसे याद है, तो मैंने कहा था कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड नहीं करती, वो एक्सटर्नल मोशन पे डिपेंड नहीं करती, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जो बहुत ज्यादा डीप समझना चाहता है समझो कि जो द्रव्यमान केंद्र, जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी भी वेलोसिटी वही है जो कि लॉरी की है। तो कोई सापेक्ष गति दोनों के बीच में नहीं हो रही है, तो तापमान बिल्कुल सेम रहेगा, रिमेन द सेम, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी को लॉक किया जाए, तो सी इसका सही जवाब था। बिल्कुल, ये किस पर आधारित था? हल्का सा लॉजिक, हल्की सी मेमोरी, ठीक है, हल्का सा लॉजिक और हल्की सी मेमोरी, रिमेन द सेम रहेगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। पहले आप इसका आंसर बताओ कमेंट में क्या आएगा, आंसर करें फटाफट, ठीक है, कमेंट करके बताएं क्या आंसर रहेगा इसका, ठीक है। क्या बोला गया है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, विराट कह रहे हैं 12 ही आएगा आंसर, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग इज 12 सेकंड ऑन अर्थ, व्हाट शैल बी द टाइम पीरियड इफ इट इज टेकन टू मून। एक स्प्रिंग के दोलन का आवर्तकाल पृथ्वी पर 12 सेकंड है, यदि इसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है कि भाई स्प्रिंग जो है आपका, ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग लटक रहा है ऐसे, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के होता है। कितना होता है? रूट m बाई के, यानी कि ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, इसका टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं करता, जी पे निर्भर नहीं करता। जी पे निर्भर नहीं करता तो चाहे यहां रखो, चाहे चंद्रमा पे ले जाओ, चाहे मंगल पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, जी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो आंसर आएगा 12 सेकेंड, आंसर आएगा 12 सेकेंड, कि आंसर जो है 12 सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अब तक ऐसे आए हैं जिसमें थोड़ी सी गुणा भाग करनी पड़ी है, ठीक है, ये है आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपसे क्या बोला गया है? एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग का 3 गुना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम होता तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, ठीक है, जी के कम होने से टाइम पीरियड बढ़ जाता। चलिए ये ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टी के, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट के, याद रखना। साउंड की जो स्पीड होती है, आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 बटे V1 इज इक्वल टू रूट T2 बटे T1 हो जाएगा, रूट T2 बटे T1। अब बोला है किस तापमान पर, तो मान लेते हैं कि T डिग्री पे हो जाएगा, मान लेते हैं कितने पे हो जाएगा? T डिग्री पे, लेकिन डिग्री को किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो कितना हो जाएगा? 3 गुना हो गया। V2 कितना हो गया? V1 का 3 गुना हो गया, ठीक है, और T2 कितना हो गया? हमने कहा कि मान लो T डिग्री पे हुआ है तो T2 की जगह क्या रखना है? T प्लस 273, केल्विन में चेंज करना ना भूलें, ठीक है। डिवाइड में क्या रखा है? T1, तो 0 डिग्री का मतलब हो गया 273,
काट लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा t प्लस 273 अपॉन 273। गुणा भाग करेंगे, t निकाल लेंगे, डिग्री में आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका जो है 2184, 2184। ठीक है, 2184 इसका आंसर होगा, गुणा भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, 2184 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। था ना, देखो गुणा भाग वाला भी आएगा एक आधा। अब इंडियन एयरफोर्स ये तो चाहती नहीं कि बच्चे 25 में से 25 उधेड़ दें, सबके सब, मतलब मतलब कर तो दें, लेकिन सबके सब नहीं, उनको कुछ अंतर भी तो रखना ना, उनको मेरिट भी तो लगानी है। तो इसलिए थोड़ा सा वो जो है एक आध क्वेश्चन जो है ट्रिकी फंसाते हैं, बाकी सब आसान होता है। चलिए, कह रहे हैं कि भाई इसका जो है आंसर, सब बच्चे ने कमेंट करना शुरू कर दिया, कह रहे हैं कि बी होगा। बेटे सब अभी शेड्यूल बता रहे हैं इंग्लिश की कब होगी, मैथ की कब होगी, थोड़ा इस पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोसाइन थीटा। क्या होता है? ई ए कोसाइन थीटा होता है। अब कोसाइन थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका क्या? न्यूटन पर कूलम। ये क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और इनटू क्या चल रहा है आपका? मीटर का स्क्वायर चलेगा यहाँ पे। तो ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन निकाल लो। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू मीटर का स्क्वायर है, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी? 3। बटे में कौन चल रहा है? बटे में चल रहा है आपका कूलम। तो कूलम की पावर है -1, तो ए की पावर -1, टी की पावर कितना? -1। तो देखिए कितना हो जाएगा? टी की पावर कितनी हो जाएगी? यहां से हटा लो, टी की पावर -3 हो जाएगी। देखो ऑप्शन क्या है? ML3 टी की पावर -3 ए की पावर -1 इज द राइट आंसर। ये आपका सही जवाब था। बस यूनिट याद होनी चाहिए, डायमेंशन आप लिख लेंगे। ठीक है, यूनिट याद होनी चाहिए, डायमेंशन आप आराम से लिख सकते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन, बी इसका जो है सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। क्या बोला है? अ स्फीयर एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। एक विद्युत द्विध्रुव एक गोले से घिरा है, तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? याद करेंगे, गॉस लॉ लगेगा इसमें। ठीक है, एक डाइपोल, द्विध्रुव क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? द्विध्रुव क्या होता है? -Q और +Q होता है। ठीक है, ऐसा है। इसको एक गोले में बंद कर दो। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? क्या बताया था कूलम, उस गॉस अंकल ने बताया था कि फाई होता है एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज देखिए कितना हो गया? -Q +Q, 0 हो गया, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, विद इन अ सेकेंड आपको आंसर करना था इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये डेटाबेस क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भाई? ये डेटाबेस, मतलब डेटा है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो गलत हो गया आंसर। ठीक है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज। धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, सीधा सीधा याद कर लें, 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर तक होता है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। डेटाबेस क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें लॉजिक क्या लगेगा? तो प्रैक्टिकली डेटा जो निकला उसको याद किया, याद करके हमने टिक मार दिया। ठीक है, तो ये आप याद करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करेंगे। 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है कि a strong field is applied to an stationary electron, then the electron। ठीक है, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर तीव्र चुंबक, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये टाइपो एरर है, माफी चाहेंगे। यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में सही लिखा है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे, तो भाई क्या होगा? ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन स्थिर है। इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेशनरी है, रेस्ट में है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। भैया इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है, तो लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल 0 होगा। लगने वाला बल 0 होगा तो भाई वो स्टेशनरी रहेगा, रिमेन स्टेशनरी, स्थिर रहेगा, रिमेन स्टेशनरी, स्थिर रहेगा, कोई उस पर जो है फर्क नहीं पड़ेगा। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक, देख लिया आपने कि जो आप सोचते हैं ना कि ये पता नहीं कैसे होगा, वो देख लो कैसे होगा। सिंपल सिंपल लॉजिक होते हैं, ज्यादा बड़ा जो है मुश्किल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विद अ प्लेन पैरेलल टू द फील्ड इज। ठीक है, देखो मैं इसलिए आश्वस्त हूं इंडियन एयरफोर्स के लिए, मैं हालांकि बताना नहीं चाह रहा था, मैं बता देता हूं। ठीक है,
मेरे फैमिली में इंडियन एयरफोर्स में जो है जॉब करके रिटायर्ड होके मतलब एक बंदे हैं, वो मेरे लगते हैं कुछ, आप मैं नहीं बताऊंगा, मेरे फिर ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। तो वो इंडियन एयरफोर्स में 10 साल तक जो है टीचिंग जो है, जो डिपार्टमेंट होता है, जो कैडेट्स को पढ़ाया जाता है, उसमें रहे। तो इसीलिए मैं ज्यादा आश्वस्त हूं कि इंडियन एयरफोर्स टेस्ट कैसा देती है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स टेस्ट कैसा देती है क्वेश्चंस का, वो बच्चों से क्या जानना चाहती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लॉजिक के साथ नहीं पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी फैमिली से भी जो है सर्विस दे चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में, ये मेरे लिए गौरव की बात है। ठीक है, कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। यहां बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, प्लेन पैरेलल टू द फील्ड में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एन फेरो वाली कुंडली जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है और एक चुंबकीय क्षेत्र बी में उसके, ये दे चुंबकीय क्षेत्र बी उसके तल के समानांतर है, फील्ड पैरेलल है किसके, तल के। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये तल हो गया और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। ठीक है, ये तल हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, जल्दी बताओ। एरिया वेक्टर जो आपका क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश तो इस दिशा में होगा, तो थीटा कितना हो गया, थीटा 90 हो गया। तो 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कोसाइन 0, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है। ये आपने गलत कर दिया है ना। आपने यहां कुछ बच्चों ने, जिस बच्चों ने ऐसा सोचा, ठीक है, उनका गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहां 0 लगा दिया उन्होंने, 0 नहीं लगाना है। वो 0 क्यों लगा रहे हैं, वो 0 इस वजह से लगा रहे हैं कि प्लेन पैरेलल है। नहीं, प्लेन से कोई मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब किससे है, मतलब है एरिया वेक्टर से। मतलब क्या है, एरिया वेक्टर से। तो यहां 0 नहीं लगाना आपको, यहां क्या लगाना है भाई बताओ, यहां आपको 90 लगाना होगा। ठीक है, जब आप cos 90 लगाएंगे तब आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, इस बात को समझना होगा कि हमेशा किसी भी कॉइल के लिए, किसी भी कुंडली के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखी जाती है, नो मैटर कि क्षेत्रफल कैसे पड़ा हुआ है। क्षेत्रफल कैसे भी रखा हो, फटाफट से एरिया वेक्टर ड्रॉ करना, एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के बाद एंगल चेक करना और एंगल चेक करके सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब गलत नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर विल बी, अनुनाद आवृत्ति पे शक्ति गुणांक क्या होगा। भाई पहले तो ये पता होना चाहिए शक्ति गुणांक क्या होगा। ठीक है, शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक होता है cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। किसके लिए, आरएलसी सर्किट के लिए। किसके लिए, आरएलसी परिपथ के लिए, आरएलसी परिपथ, आरएलसी सर्किट के लिए। अब जब रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस जब हो जाता है, अनुनाद जब हो जाता है, तो आर किसके बराबर हो जाता है, जेड के बराबर होता है। आर जेड के बराबर क्यों होता है, क्योंकि उस कंडीशन में एक्सएल किसके बराबर हो जाता है, एक्सी के बराबर हो जाता है। ठीक, अब अगर एक्सएल एक्सी के बराबर तो आर जेड के बराबर है, आर जेड के बराबर है तो cos फाई किसके बराबर है, 1 के बराबर है। शक्ति गुणांक किसके बराबर है, 1 के बराबर होगा। क्यों, कौन सी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल लड्डू क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल आपको बताना था कि भाई अनुनाद जब हो जाए, जब रेजोनेंस हो जाए। ठीक है, ये टॉपिक अभी थ्योरी में नहीं चला है, थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का कल जो है अंतिम दिन होगा और सभी लोग को इनवाइट करता हूं मिनी मॉक फॉर थर्मोडायनामिक्स, मिनी मॉक 3.2 में। ठीक है, आप सभी का स्वागत है, कल होने वाला है थर्मोडायनामिक्स का मॉक। ठीक है, आइए, स्वागत है आपका, मैं आपको आप जो है अपने दिल से आमंत्रित करता हूं, आप सब आए और आनंद लीजिए थर्मोडायनामिक्स के मॉक का, जो कल होगा शाम को 4 बजे। ठीक है, चलिए ये बात आपको याद हो गई कि भाई cos फाई इज इक्वल टू 1 क्या होगा। ठीक है, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया तो भाई इसको समझने के लिए आपको एसी को समझना होगा, अनुनाद को समझना होगा, रेजोनेंस को समझना होगा। ठीक है, तो जब एसी वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे तो आपको इसको डिटेल में बताया जाएगा कि अनुनाद का मतलब क्या है, अनुनाद कैसे हुआ। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आइए ना, स्वागत है 4 बजे, 4 बजे आओ, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं। ठीक है, डेली नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता हूं और तब ऐसे क्वेश्चन को फटाफट उधेड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पॉसिबल है किसकी वजह से, 4 बजे वाली क्लास अगर ले रहे हो तो मजा आएगा काफी। Which of the following wave is used in LASIK eye surgery? सुना है ना, लेसिक लेजर से की सर्जरी कर दी गई है ना।
तो लेसिक शल्य चिकित्सा में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से आंसर कीजिए, किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोवेव नहीं, यूवी रेज इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य कम होती है, ठीक है, तो यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। ये था डायरेक्ट सवाल, ठीक है, जो कि सिर्फ डेटा पे बेस्ड था। आ जाओ यंग मॉडल, ये यंग बहुत पसंद है, इंडियन एयरफोर्स वालों को यंग वाला बहुत पसंद है। सचिन यादव कह रहे हैं कि सर मॉक पीडीएफ क्यों नहीं खुल रहा है? दोबारा से भी रिपीट कर देते हैं, ठीक है, हो सकता है खुल जाएगा, मे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या कह रहे हैं, इतना टफ नहीं आता एयरफोर्स में? भाई कहीं लिखा है मुझे बताओ, ये अगर आपको टफ लग रहा है तो इसका मतलब प्रिपरेशन की जरूरत है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर ये मॉक पेपर आपको टफ लग रहा है तो आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। तो स्वागत है, 4 बजे आइए और मैं बताऊंगा कि ये कब आपको आसान लगेगा, ठीक है। 3 दिन पढ़ के देखो, यही क्वेश्चन आपको लड्डू लगने लगेंगे। आ जाइए, ठीक है, आ जाइए यंग मॉडुलस पे। कह रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो पैटर्न आपको पढ़ाया जा रहा है ना, जो बच्चे अलग अलग चैनल देख रहे हैं वहां बता रहे हैं कि ये इसकी विमा है, ये सदिश है, ये अदिश है, वो 15 साल पहले आते थे क्वेश्चन, ठीक है, वो 10 से 15 साल पहले क्वेश्चन आते थे। मेरिट बताओ कितनी लग रही है पिछले साल? भाई 8, 9, 10 पे मेरिट लग रही है 25 में से। तो इसका मतलब समझ जाओ ना कि लेवल टफ नहीं है, लॉजिकल आ चुका है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव का जमाना है, 21वीं सदी का भारत है, यहाँ सबके पास संसाधन की कमी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हर एग्जाम में लॉजिकल देना शुरू कर दिया गया है, ठीक है, कोई भी पेपर उठा लो। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ विद लाइट of wavelength 6000 angstrom is 3 mm. In the fringe width when the wavelength of light is changed to 4000 angstrom. यंग के द्विझिर्री प्रयोग, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 3 mm है, जब तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो कह रहा है कि यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यंग डबल्स में क्या होता है? यंग डबल में बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी होता है। भाई क्या बदला सिर्फ? भाई क्या बदला? सिर्फ वेवलेंथ बदली, लैम्डा बदल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया प्यारे? क्या कॉन्सेप्ट लगा दूं? मैं लगा देता हूं, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 4000 बोल दी उसने, तो ऊपर आएगा 4, और लैम्डा 1 कितनी थी? 6, तो नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 3, तो बीटा 2 कितना हो गया? बीटा 2 हो गया 2/3 गुणा गया बीटा 1। बीटा 1 कितना है? बीटा 1 है 3 mm, तो गुणा गया 3, 3 से 3 कट गया, 2 mm आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 2 mm। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं तो भाई थोड़ा सा पढ़ लो मेरे कहने पे, इसी साल एयरफोर्स निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए मेरे कहने पे, इसी साल इंडियन एयरफोर्स निकलेगा, ठीक है। याद रख लेना मेरी बात को, मार्क माय वर्ड, मैं गलत नहीं बोलता। मैं गुमराह अगर करने पे आ जाऊं तो मैं ऐसा गुमराह कर दूंगा कि आफ्टर एग्जाम आप लोग कोसोगे कि पता नहीं कैसा टीचर मिल गया, एक भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं आया। लेकिन गुमराह नहीं करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सही तरीका क्या है सिलेक्शन पाने का। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती, ठीक है। किस पर निर्भर नहीं करती बताएंगे डी ब्रॉगली अंकल। डी ब्रॉगली अंकल ने क्या बोला था? डी ब्रॉगली अंकल ने कहा था कि लैम्डा होता है h अपॉन पी। लैम्डा क्या होता है भाई? h अपॉन पी होता है मैटर वेव, ठीक है। अब जो p होता है, ठीक है, जो p होता है वो p क्या होता है आपका? m इंटू वी होता है। p यानी कि रेखीय संवेग है, ठीक है, और h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। मास पे तो डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम पे भी करेगा, आवेश पे नहीं करेगा, चार्ज पे नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर आपको डी ब्रॉगली पता है तो इसका आंसर आप फटाफट कर देंगे, ठीक है, फटाफट कर देंगे। चलिए आगे देखिए, बिल्कुल जो बच्चे फिजिक्स से प्यार करते हैं सब पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स बहुत खूबसूरत चीज है और इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए तो ये क्या है? ये संजीवनी बूटी है, ठीक है। मतलब अगर हम ये कहेंगे ना, जैसे वो कहते हैं कि
एक राजनीति में कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो उसी तरह से एयरफोर्स और नेवी का रास्ता फिजिक्स से होके जाता है। फिजिक्स से होकर गुजरने बिना आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं, 44 की बात करते हैं। आप कहोगे सर कितना बोलते हैं, कितना बोल रहे हैं, मेरा बोला हुआ ना एग्जाम के बाद याद आएगा आपको। इफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में इफ इन बुलियन अलजेब्रा a is equal to 1, b is equal to 0, then the value of a plus b complement, ठीक है। बुलियन बीज गणित में यदि a बराबर 1 है, b बराबर 0 है, तो a plus b कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कितना है, देखिए याद रखें, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पूछा। ये बार क्या होता है, डंडा अगर लग जाए भाई, बुलियन किस पे काम करती है, बुलियन काम करती है किस पे, बताओ फटाफट। बुलियन जो है काम करती है किस पे, बाइनरी पे। और जीरो के ऊपर डंडा लगे तो 1 आ जाए, 1 के ऊपर डंडा लगेगा तो 0 आ जाएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब a कितना है, a है 1 और b कितना है 0, 0 के ऊपर डंडा लगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 नहीं होता, 1 प्लस 1 होता है, बाइनरी है, ठीक है। तो 1 आएगा, तो ये 1 तो a के बराबर आया, ठीक है, 1 तो a आ गया आंसर, ठीक है। दूसरा भी ढूंढ लो, हो सकता है दूसरा भी आ जाए। दूसरा कैसे आएगा, आगे देखो। अगर मैं ये कहूं कि a प्लस बी, अगर मैं ये कहूं कि a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 0, ये भी 1 ही होगा। वैसे इसको और ऑपरेशन कहते हैं, याद करने के लिए इसको आप याद करें, इसको प्लस की तरह ट्रीट करो। 1 प्लस 0 1 होगा, यानी कि ये किसके बराबर है, ये a प्लस बी के भी बराबर है, यानी कि सी भी इसका आंसर है। तो पूरा आंसर क्या हो गया, डी, बोथ ए एंड सी। आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड सी। ये था आपका बुलियन अलजेब्रा। कितनी सिंपल होती है बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक बार और समझा दें, चलो समझा देते हैं। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। आपको अब मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 के ऊपर डंडा तो 1, 1 के ऊपर डंडा लगेगा तो 0 हो जाता है, ये होता है बाइनरी। ये मैथ्स में भी गॉड सर आपको पढ़ाए थे, अब दोबारा पढ़ाएंगे हो सकता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। a कितना दिया हुआ है 1 और b कितना दिया है 0, तो 0 पे डंडा लगा तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो ये 1 किसके बराबर है, एक तो ये a के बराबर है और ये किसके बराबर, ये a प्लस बी के भी बराबर है, क्योंकि 1 प्लस 0 भी 1 ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर आया बोथ ए एंड सी, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई थिंक आखिरी सवाल है, ठीक है। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या आंसर आएगा। द मोड ऑफ प्रोपेगेशन यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस, जैसे कि एफएम रेडियो या वो जो आपका किसी भी शहर में जो ब्रॉडकास्ट करना है रेडियो चैनल, सूक्ष्म तरंग प्रसारण सेवा में किस तरंग संचरण का प्रयोग किया जाता है, याद कर लेंगे, स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। आकाशीय तरंग संचरण का प्रयोग किया जाता है, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। फटाफट स्कोर बताओ कितने सही है, जल्दी से 2 मिनट में, उसके बाद मैथ